हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप बहुत ही अच्छी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे अंक लेकर आएँ। आपकी इसी उम्मीद के लिए मैं आज आपको साइंस का जो गेस्ट पेपर है वो अपलोड करने जा रहा हूं और वो आपको बताता भी चल रहा हूं कौन से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जो पेपर मैंने तैयार किया है, ये पेपर मैंने 2018 से लेकर 2000 आपके जो 23 के जो पेपर हुए हैं उन सभी का एनालिसिस करके साथ में इसमें अपना एक्सपीरियंस मिलाकर इसको मैंने तैयार किया है। आई होप बोर्ड एग्ज़ाम साइंस के लिए आपके लिए ये जो गेस्ट पेपर है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेट स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो आपका साइंस का जो पेपर होगा वो आपका 75 यानी 75 अंक का होगा। इसमें से 30 आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे जो आपके 6 सीरीज़ में रहेंगे और आपके 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव की जो सीरीज़ है मैंने तैयार कर दी है, बहुत ही जल्दी आपको वो अपलोड कर दी जाएगी। ये गेस्ट पेपर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ज़्यादातर कमज़ोर वर्ग के हैं और ज़्यादा जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जिन पर मैं रिवीजन कर सकूं। यह गेस्ट पेपर उनके लिए है जो ये कहते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। आपने ये बात देखा होगा, आपके आसपास, आपके गांव में, आपके रिलेटिव में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं नहीं तुझसे नहीं होगा, तुझसे होगा ही नहीं, क्लास 10 तुझ पर नहीं हो पाएगा। अरे उनके मुंह बंद कराने के लिए हमें इन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करना होगा। मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे द्वारा डाले गए जो भी अपलोड किए गए जो गेस्ट पेपर हैं आप उनको लगाइएगा। साथ साथ में जो गेस्ट पेपर में जो मैं आईएमपी बनाकर दूँ उनको आप अच्छे से तैयार करिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप पक्का हाई स्कूल पास आउट हो जाएंगे। क्लियर है। कोशिश मेरी यही रही है कि मैं अच्छे से अच्छा कुछ आपके लिए कर सकूं। मैंने जो गेस्ट पेपर तैयार किए हैं सभी सब्जेक्ट्स के मेरी टीम ने तैयार किए हैं, तो कोशिश उनकी यही रही है कि अच्छा आपके लिए ऐसा कुछ मटेरियल पहुंचा सकें जिससे आपको कम समय में अच्छे से तैयारी हो सके। क्लियर है। इसके लिए 2023 तक के सभी प्रश्न को एनालिसिस किया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी सीरीज़ हैं उनके जो आगे के सेट हैं उनको भी अच्छे से एनालिसिस किया है। उसके बाद मैंने इनको तैयार किया है और मेरी टीम ने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग गेस्ट पेपर तैयार किए हैं। क्लियर है। तो आप इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करिएगा और आई होप यदि आपको ये गेस्ट पेपर लगे कि हाँ कि ये गेस्ट पेपर काफ़ी अच्छा है, रिलेटेड है और इनमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपसे पक्का ये वादा चाहता हूं कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो। रीज़न क्या है, ये जितने बच्चों पर ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा और हो सकता है तैयार करें। और आप तो ये समझ लीजिएगा जैसे मैंने पूरा सिलेबस तैयार किया है तो टीचर्स ने क्या दिया है, कौन कौन से आईएमपी बनाकर दिए हैं, इनको मैं अच्छे से तैयार कर लूँ। कमज़ोर बच्चे हैं वो पहले जो पूरे गेस्ट पेपर में जो आईएमपी मैंने लगाए हैं उन आईएमपी पर विशेष फोकस करेंगे, साथ में अदर क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अपक्रम समीकरण, वो आपका अंक 7 यानी 7 का आएगा। इसके लिए सबसे पहले जो कमज़ोर बच्चे हैं वो इन क्वेश्चन पर ज़्यादा टारगेट करें जिसको मैंने आईएमपी लगाया है। जैसे श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहा जाता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड आपका मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। नेक्स्ट है वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, उसका एग्जाम्पल भी देना है। क्लियर है। ये तो मालूम है आपको रिएक्शन 4 प्रकार की होती हैं, संयोग, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है आपका कि विस्थापन और द्विविस्थापन अपक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो कमज़ोर बच्चे हैं इन पर ज़्यादा टारगेट करें। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा, जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग कौन सा होता है, आपको जो समीकरण होते हैं उनको हमें क्या करना होता है, संतुलित करना होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम देख लें तो क्वेश्चन मैंने आपको इसमें दिए हैं। आपका उभयधर्मी जो ऑक्साइड है ये आपको यहाँ पर भी मिलेगा और धातु धातु मेटल में भी मिलेगा। ठीक है। उभयधर्मी जो ऑक्साइड है वो क्या है, उदाहरण से तो आपको बताना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विकृत गंधता क्या है, इससे बचने के उपाय क्या हैं। 2023 के पेपर में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा था कि आलू के जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग क्यों करते हैं, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बन रहा है। कौन सा, विकृत गंधता क्या है, इससे बचने के क्या उपाय हैं। क्लियर। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको इनको तैयार करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम बात करते हैं
चैप्टर सेकंड आपके एसिड हैं, बेस हैं और सॉल्ट हैं, यानी अम्ल, क्षार और लवण हैं। अगर देख लिया जाए ये कुल मिलाकर आपके 6 अंक की आएगी। अगर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो मैंने आपको इसमें 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं। कौन कौन से? पहला है धोने का सोडा और साथ में जो बेकिंग सोडा है इसका सूत्र क्या है और इसके उपयोग लिखिए। साथ में अगर देख लिया जाए तो ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है और आखिरकार ये मिलाता क्यों, इसके काफ़ी क्वेश्चन पर मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम बात कर लें जैसे मान लो दूध है लंबे समय तक सही बना रहा है, इसके लिए भी करता है। साथ साथ में क्षारकताओं के अगर हम फैक्ट देखें तो इससे भी प्रभाव पड़ता है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ग्वाला यानी कि दूध में बेकिंग सोडा मिलाया क्यों जाता है, इससे रिलेटेड आप प्रश्न जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, पीएच स्केल्स क्या होती है, पीएच पैमाना क्या होता है और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझाइए, जिसमें आपके दंत के लिए, दंत चिकित्सक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपकी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं यानी कृषि क्षेत्र है उसमें भी पीएच का काफ़ी मान जरूरी रहता है, तो आप इनको जरूर देखें। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो कौन कौन से क्वेश्चन और आपको तैयार करने हैं, तो बता रहे हैं अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करना, उदासीनीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उदासीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण से समझाइए। नेक्स्ट आ जाइए, हम बात करते हैं जिप्सम को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, प्रमुख जो आपके अम्ल एवं क्षारक हैं, वह मालूम है ना। अम्ल और क्षारक के बारे में बात करें तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, दुर्बल होते हैं और प्रबल होते हैं। तो इन दोनों आपके दोनों ही प्रकार के आपको अम्लों को तैयार रखना है, उनके सूत्र साथ साथ उनके नाम तैयार आपको रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि मालूम है विषाक्त हो जाते हैं, साथ साथ में अगर खाना भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। विषाक्त होने के कारण स्वास्थ्य पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा कि अपना स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाएगा और बर्तन भी जल्दी से खराब होने की संभावना रहती है। आप इनको तैयार करिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो आपका थर्ड जो चैप्टर है वो आपका है मेटल नॉन मेटल यानी धातु एवं अधातु। अंक ये 5 यानी टोटल मार्क्स 5 नंबर में आएगा। इसमें देख लिया जाए तो पहला जो आईएमपी बनाया है धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको भौतिक पर भी मालूम होने चाहिए और रासायनिक पर भी मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। क्लियर है, क्योंकि आपको ये मालूम ही होगा कि सोडियम जो होती है वो पानी से रिएक्शन करके क्या हो जाती है, जलने लगती है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, तो आपको इसका अच्छे से तैयार करना होगा इसका आंसर। इसके अलावा थर्मल अपक्रिया क्या है इसको आपको समझाना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, धातुओं से संबंधित प्रश्न आपको तैयार करने इस बार 100% पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे चमकदार धातु कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा अगर देख लिया तन्यता किस में होती है, आघात वर्धनीयता किस में होती है। साथ साथ में अगर देख लिया जाए कि जितने भी आपके सॉकेट्स होते हैं उनमें किस तरीके से, जैसे टंगस्टन है आपके नाइक्रोम में, यानी कोई भी धातुओं से संबंध अगर कोई भी विशेष प्रश्न है उनको आपको तैयार करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी जो बुक्स है वो ये बात कहती है, क्या मेटल नॉन मेटल में किसी बच्चे को ये मालूम है कि जो मेटल होते हैं आखिरकार उनके फैक्ट्स क्या हैं, यानी जो धातुएं उनकी विशेष धातुएं कौन कौन सी हैं। तो आपसे ये कहना है कि धातुओं से संबंधित जो भी विशेष हैं, विशेष धातुएं जो अपने आप में कुछ विशेष क्वालिटी रखती हैं उनको अवश्य देखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया को समझाइए और इनसे कौन सी गैस मुक्त होती है उसकी रिएक्शन दीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, धातु संक्षारण किसे कहते हैं, धातु संक्षारण से बचाव के 3 उपाय बताइए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं कि चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यानी कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, अंक 6 यानी कि टोटल 6 मार्क्स में ये पूछा जाएगा। अगर देख लिया जाए तो पहले मैंने कि संरचनाएं बताई हैं, स्ट्रक्चर आपको तैयार करने हैं और किस किस के स्ट्रक्चर आपको तैयार करने हैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एथेनॉइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन और हेक्सेनॉल, इनके आपको स्ट्रक्चर तैयार करने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आईएमपी है, बिंदु संरचना आप बनाइए, बिंदु संरचना बनाइए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है आगे चल को आपको इनके जो सॉल्व है वो भी देने की कोशिश करूँगा, लेकिन तब तक आप इनको तैयार करिए क्योंकि टाइम अब कम बचा हुआ है। क्लियर है, अब आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आप अच्छे से इसको तैयार करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो बिंदु संरचना आपको किस किस की तैयार करनी है, साइक्लोपेंटेन की तैयार करनी है, ऑक्सीजन की करनी है, मेथेन की करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की करनी है। क्लियर है, अब इसमें क्या है, मैंने आपके IUPAC नामक अगर देख लिया जाए तो मैंने इनकी स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। इन स्ट्रक्चर के आपके क्या बताने हैं, इन यौगिकों के नाम बताने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ जाइए एस्टिकेट अपक्रिया को समझाइए। आगे बढ़ते हैं। एल्केन, एल्किन, एल्काइन ये हाइड्रोकार्बन है। ये बात तो मालूम है। एल्केन कैसा होता है? संतृप्त होता है। ये बात दिमाग में रखिएगा कि अगर आगे चले कोई स्ट्रक्चर आपका प्रश्न में पूछा जाता है कि 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन की संरचना, ठीक है, और उनका सूत्र लिखिए, तो एल्केन को आप अच्छे से तैयार कर लें। आपने स्टडी किया ही होगा, और अगर नहीं किया है तो नोट्स आपको जल्दी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके सूत्र एवं उनकी क्या करनी है? संरचना बनानी है। फिर आगे जाइए एल्कोहल क्या होते हैं? किन्हीं 4 एल्कोहल के सूत्र संरचना बनाइए। नेक्स्ट आ जाइए समजातीय श्रेणी क्या है। नेक्स्ट आ जाइए हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम। पहले बताया एल्केन के, आप बराबर रख लेना। मेथेन है, ठीक है, आप आगे जाइए एथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, पेंटेन है, ये सभी आपके संतृप्ति हैं। इनके आप प्यारे से इनके नाम लिख दीजिए और इनके सूत्र बना दीजिए, उसका स्ट्रक्चर तैयार कर दीजिए। फिर आगे आ जाइए संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लियर है? आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहें और तैयारी करें। आई होप मैंने ये जो गेस्ट पेपर बनाया है, ये गेस्ट पेपर मैंने काफ़ी जो आपके मॉडल्स हैं, साथ साथ में जो आपके प्री पेपर हुए हैं, उनको एनालाइज करने के बाद इसको तैयार किया है। अगर आपको अच्छे परसेंट बनानी है तो आपको अच्छा याद भी करना होगा, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। और पहली सीढ़ी होती है क्लास 10th, इसको अगर आपने अच्छे से निकाल लिया तो इंग्लिश में कहते भी हैं फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशंस। यदि आपका अगर 10th बहुत अच्छा गया तो आगे चलकर ये पक्की बात समझिएगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे आप हमें भी। आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी अध्याय 5 यानी चैप्टर के बारे में। अगर हम बात कर लें तो कौन कौन से क्वेश्चन मैंने, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, इसमें से अंतर बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ऑक्सी श्वसन एवं अनॉक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आ जाइए धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। नेक्स्ट आ जाइए रक्त क्या है, रक्त के घटक कौन कौन से हैं और रक्त के कार्य क्या हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भोजन में लार तथा आमाशय में अम्ल की भूमिका स्पष्ट कीजिए। आप इनको अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट आ जाइए पोषण क्या है, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट आ जाइए कि पादपों में जल एवं खनिज लवणों का जो वहन है किस प्रकार से होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करना है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होती हैं। नेक्स्ट आ जाइए मानव हृदय में जो दोहरा परिसंचरण होता है उसकी क्रियाविधि को समझाइए। नेक्स्ट उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, बंद एवं खुला नाम, जो बंद एवं खुला जो आपके रंध्र होते हैं यानी कि जो आपकी पत्तियां होती है उससे रिलेटेड है, उसका नामांकित चित्र बनाना है और मानव हृदय का भी नामांकित चित्र की आपको प्रैक्टिस करनी है। आई होप ज़्यादातर इसमें जो पूछेगा इस साल वो आपका रंध्र वाला है, बंद एवं खुला जो आपके स्टोमेटा होते हैं उनकी जो आपकी स्ट्रक्चर्स है उसको तैयार करना है और उत्सर्जन तंत्र को। आईएमपी सभी के आप पहले तैयार करें, आईएमपी करने के बाद फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार करें। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं आपका अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय, अंक 6 हैं। तो हम बात करते हैं पहले, इसमें मैंने मात्र 3 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं। पहला क्या है, पौधों में पाए जाने वाले प्रमुख हार्मोन एवं उनके कार्य क्या हैं। नेक्स्ट है मानव ग्रंथियों के नाम, स्रावित होने वाले हार्मोन और उनके कार्य क्या है। जैसे जिब्रेलिन है, ये पौधों में पाया जाता है, ठीक, जिब्रेलिन से हैं लेडबियनी। और मानव ग्रंथियों में अगर देते हैं जैसे ऑक्सीटोसिन आपके अगर बात कर लिया जाए, टेस्टोस्टेरोन से हैं और भी हैं, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। फिर आगे आ जाइए मस्तिष्क के प्रमुख 4 कार्य बताइएगा। प्रतिवर्ती क्रिया को स्पष्ट कीजिए और इसकी क्रिया विधि भी काफ़ी बार पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया को स्पष्ट कीजिए। मेरुरज्जु के प्रमुख कार्य बताइए। तंत्रिका कोशिका की संरचना और उसके कार्य करिए। न्यूरॉन्स हैं और उनको आपको अच्छे से स्टडी करनी है, उसका चित्र भी बनाना है। और मानव मस्तिष्क है, उसका नामांकित चित्र की प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं।
जो रिप्रोडक्शन जो रिएक्शंस होती हैं यानी जनन जो क्रियाएं होती हैं उससे रिलेटेड है। और अंक 6 यानी 6 अंक की ये आपकी चैप्टर, ये आपका अध्याय पूछा जाएगा। तो इसमें आईएमपी कौन कौन से मैंने आईएमपी लगा दिए हैं। बच्चों से यही कहना है सबसे पहले आप सभी चैप्टर के आईएमपी तैयार करें, ठीक है। तो स्वप्रसारण और आयम पर प्रसारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आ जाइए लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आ जाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुष्प की अनुदैर्घ्य काट कर नामांकित चित्र बनाइए। हो सकता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल के लिए भी है। हाइड्रा में मुकुलन, अमीबा में द्विखंडन, प्लेनेरियम पुनरुद्भवन और साथ साथ में आपके एक कोशीय जनन विधियाँ हैं जैसे बहुखंडन हैं और भी हैं, तो उनको आप तैयार करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आईएमपी है परागण एवं निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मात्र ये 4 क्वेश्चन मैंने इसमें आईएमपी बनाए हैं। इसके अलावा आप जो क्वेश्चन तैयार करें वो भी थोड़े मैंने बता दिए हैं। कायिक प्रवर्धन क्या है, इससे लाभ एवं हानियाँ दोनों ही आपको तैयार करनी है। जनन क्या है, जनन क्यों आवश्यक है। लास्ट प्लेसेंटा के कार्य। प्लेसेंटा आपने देखा होगा जब भी बच्चे जन्मते हैं तो प्लेसेंटा के माध्यम से ही पोषण है उनके रक्त से, माँ के रक्त के से जो पोषण है बच्चों तक पहुँचता है। साथ में एकलिंगी पुष्प क्या है, इनको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं अध्याय 8 आनुवांशिकता। ये आनुवांशिकता अगर हम देखें तो हेरिडिटी मुख्य रूप से अगर देख लिया जाए तो अंक 4 में आएगी। तो इसमें जो मेन जो हीरो हैं वो मेंडल हैं, ये आपको मालूम है, आपने भी जब पढ़ा होगा स्कूल में पढ़ाया गया होगा, वो बुक्स आपको पढ़ाई गई होगी तो बताया गया होगा इसमें जो मेंडल है वो मेन हीरो में चलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पुटअप क्या कर रहा है, मेंडल की प्रावृत्ता एवं पृथक्करण का नियम आप समझाइए। अपरिवर्तन भी होता है लेकिन मुख्य रूप से आपको ये 2 नियम तैयार करने हैं। कौन कौन से, प्रावृत्ता का और पृथक्करण का। नेक्स्ट आ जाइए अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या हैं, ये पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए मेंडल ने प्रयोग से कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी होंगे अप्रभावी होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए वंशागत लक्षण क्या है। नेक्स्ट आ जाइए विभिन्नताओं से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट मेंडल ने मटर का पौधा का चुनाव अपने प्रयोग के लिए क्यों किया। नेक्स्ट आ जाइए आनुवांशिकता क्या है एवं गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र के कार्य और मानव निर्णय का आरेख बनाइए। आरेख आप ये देख रहे हैं अंक 4 की है, तो इसका मतलब है इसमें ओटीवी होंगी और पक्का एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। और मुख्य रूप से जो क्वेश्चन का है तो लिंग निर्धारण तो काफ़ी बड़ा प्रश्न हो जाता है, इसलिए इसका आरेख मांगा जाएगा। क्लियर है। और आई होप मैंने आईएमपी कर दिए हैं, आप इन्हीं को ही तैयार मोस्टली पहले करें। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं अध्ययन और लाइट रिफ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि परावर्तन और अपवर्तन। क्लियर है। हमें ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे जब इसको देख रहे होंगे तो इंग्लिश के अगर हम थोड़ा समझाने की कोशिश भी करें तो उनको आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, इसलिए लौट फिर फिर हिंदी पे ये थोड़ा आ जाते हैं। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। परावर्तन क्या है, वापस लौट जाना। अपवर्तन क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल का गमन जो है वो अपवर्तन में है। तो हम बात करते हैं परावर्तन और अपवर्तन क्या है, इसके नियम आप बताइएगा। अंक 8 देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी चैप्टर है ये। नेक्स्ट आ जाइए अपवर्तनांक क्या है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इस कथन को समझाइए। नेक्स्ट आ जाइए आयताकार कांच के टुकड़े में अपवर्तन का आरेख तैयार कीजिए। अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण, वैसे ही उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होंगे, तैयार करिएगा। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में उपयोग में क्यों लाया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए लेंस क्षमता क्या है, इसका मात्रक क्या है। आगे बढ़ते हैं आवर्धन क्या है, इसका सूत्र लिखिए। आंशिक प्रश्न के जरूर लगाइएगा, जरूर आते हैं आंशिक प्रश्न के, फोकस दूर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वक्ता त्रिज्या फोकस दूर से रिलेटेड कुछ प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो इसमें अगर देख लिया जाए अंक 8 की है तो समथिंग ये मान के चलिएगा 4 नंबर में तो इसमें ओटी रहेंगी और 4 नंबर में इसमें क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। आईएमपी मैंने इसको 3 बनाया है, यानी 3 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो मैंने आईएमपी तैयार किए हैं, बाकी इनको आप और अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय जो 10 है, बायोलॉजी आपकी एंड हो चुकी है, अब फिजिक्स चल रही है। तो अगर हम बात कर लें अध्याय 10 है जो मानव नेत्र यानी ह्यूमन आइस है, और कलरफुल आपका वर्ड्स है यानी कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है। क्लियर है। हमने एक क्वेश्चन ऊपर दिया था इंद्रधनुष, वो इसी से रिलेटेड है, बस उसी में लग गया है, थोड़ा इस चीज़ में बाय मिस्टेक हो गया, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और वैसे भी आपको क्या करना है, प्रश्न तैयार करने हैं, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, आपका
चैप्टर 10 से रिलेटेड है। तो इसको अगर हम देख लें तो आईएमपी जो बनाए हैं वो मैंने आईएमपी आगे लिख दिए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करिएगा। पहला प्रश्न बना है मानव नेत्र का नामांकित चित्र। सेकंड है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं। नेक्स्ट आ जाइए स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के बड़े विक्षेपण का चित्र बनाइए। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करिएगा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। और ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है खतरे के निशान लाल क्यों बनाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए नेत्र दोष क्या है, नेत्र दोष के कारण एवं निवारण देखिए। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दृष्टि वैषम, जरा दृष्टि दोष, इनको तैयार करिएगा। और साथ साथ में होते क्यों, साथ साथ में किस लेंस का उपयोग करके इनका निवारण कर सकते हैं, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। ये तो सबको मालूम है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ऐसा रहता है, तब भी आप इसको और अच्छे से तैयार करिएगा। प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव, कोलाडी विलयन प्रकाश का प्रकीर्णन, इस चीज़ को समझाइए। साथ में इंद्रधनुष भी इसमें था और स्पेक्ट्रम्स भी इसमें थे। तो आई होप स्क्रीनशॉट लेते रहें और बेहतरीन तैयारी करें। मैंने कोशिश यही की है इस गैस पेपर से आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलवा सकूं। तैयार तो आपको करना ही है, फिर अगर इनको तैयार कर लोगे तो क्या बिगड़ जा रहा है, अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, यानी कि आपका अध्याय 11। अगर हम बात करें अध्याय 11 में तो ये कुल मिलाकर आपकी अंक 5 में आएगी। पहला क्वेश्चन है काफ़ी बार आपका रिपीटेड हुआ है, ओम का नियम क्या है। साथ में इसका जो गणितीय व्यंजक है उसको तैयार करना है। फिर आगे आ जाइए, मैंने तैयार किया है आपका जूल का जो तापन नियम है, तापीय नियम है, उसको तैयार करिएगा। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को समझाइए, अनुप्रयोग लिखिए। साथ में बात करें प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है और जो प्रतिरोध होते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में और समांतर क्रम संयोजन में, इनके लिए व्यंजक तैयार करिए और इनके गणितीय प्रश्न अवश्य लगाइएगा। जैसे मान लो कोई भी घरेलू परपथ है, उस घरेलू परपथ में 3 प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनकी अगर हम वैल्यू देखें 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम है। तो बताइए श्रेणी क्रम संयोजन में इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा, या फिर इन्हें पार्श्व क्रम समांतर क्रम में लगा दें तो इनका प्रतिरोध क्या होगा। इसको भी आप इस तरीके से गणितीय प्रश्न के तैयार करें। नेक्स्ट आ जाइए विभवांतर एवं फ्यूज तार को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट आ जाइए आईएमपी बनाया है, उन विद्युत युक्तियों के नाम बताइए जिसमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत कार्य करता हो। जैसे ऊष्मीय प्रभाव क्या है, जैसे विद्युत देते हो और वो चीज़ गर्म हो जाती हो तो वह ऊष्मीय प्रभाव है। जैसे आप विद्युत इस्त्री देखिए, साथ में टोस्टर देखिए, आप हीटर देखिए, तो हम ये बात कह सकते हैं कि सभी में भी अगर देख लिया जाए ऊष्मीय प्रभाव क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्लियर है। तो इसमें जो आपके अंक 6 की है ये, तो हम बात करते हैं पहला चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। नेक्स्ट आ जाइए आईएमपी प्रश्न है, फ्लेमिंग के वामहस्त और दायां दोनों के नियम को अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट आ जाइए विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या रहता है। नेक्स्ट आ जाइए प्रत्यावर्ती धारा जो एसी है, अल्टरनेट करंट है, एवं डिस्क धारा जो डायरेक्ट करंट है, दोनों में अंतर क्या रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए घरेलू विद्युत प्रपथ में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं भू संपर्क तार क्या है, धातु के आवरण वाले जितने भी जैसे कूलर हैं, फ्रिज हैं, इनमें भू संपर्क करना क्यों आवश्यक होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए फ्यूज तार किसे कहते हैं, तैयार करिएगा। ऐसे 4 उपकरण लिखिएगा जिसमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता हो। कोई भी इलेक्ट्रिक है, कोई भी इलेक्ट्रिक ऐसा है या इंस्ट्रूमेंट कोई भी जिसमें वो चीज़ घूमती है, राउंड करती है, जैसे टेबल फैन है आपका, लड़बी यानी मिक्सी है, तो सभी में आपके विद्युत मोटर का यूज़ किया जाता है। क्लियर है। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम बताइएगा, साथ में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिएगा। क्लियर है। आईएमपी मैंने इसको बनाए हैं, इनको देखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हमारा पर्यावरण यानी अवर एनवायरनमेंट। अंक 3 है, इसमें आपके समझ लीजिए एक ओटी आएगी और मोस्टली मुख्य रूप से अगर देख लिया जाए तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ से ओटी ही बने। क्लियर है। लेकिन तब भी मैंने आईएमपी बना दिए हैं, क्या जा रहा है, लेकिन तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। एक बार क्लास 10th होती है, अच्छे से बनाइएगा, सभी विषय में डिक्टेंशन लगे, जिससे आपके रिलेटिव जो सबसे ज़्यादा ये कहते हैं भैया ये नहीं कर पाएगा, उन्हीं को तो करके दिखाना है। आपने ये बात देखा होगा, काफ़ी ऐसे रिलेटिव होते हैं जो आपके घर पर आकर आप बस यार ये तुम्हारे बेटे से नहीं होगा, तुम्हारी बेटी से नहीं होगा, उन्हीं को तो कुछ ऐसा करके दिखाना है कि जो उनके मुँह बंद कर दें। साथ में आपके गाँव वाले हैं, आपके आसपास वाले हैं जो आपके बारे में सोचते हैं नहीं इस पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी इतना टाइम है, इतना टाइम है कि हम आसानी से कर सकते
हैं तो क्यों ना करें। उन ऐसे लोगों के लिए ही हमें अच्छे से तैयारी करनी है जो ये सोचते हैं कि हम पर नहीं होगा या ये कहते हैं इस पर नहीं होगा। क्लियर है बच्चों, आप बहुत ही मेहनत के साथ तैयारी करिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके लिए ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन पुटअप कराऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छा पेपर जाएगा। क्लियर है, आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन प्रैक्टिस सेट के सॉल्व, साथ साथ में आपके जो अपलोड किए गए हैं बोर्ड के माध्यम से जो भी आपके सेट हैं ए और बी दोनों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आपके जो अभ्यास टेस्ट डाले गए हैं उनका आंसर नहीं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको दिमाग में अच्छे से बैठ सकें। क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अध्याय जो 13 है एनवायरनमेंट, मोस्टली क्या है अंक 3 है, हो सकता है इसमें से ज़्यादातर ओटी आए लेकिन तब भी हम देख ले रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा, ओजोन पर टिप्पणियाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट दी है मैंने। खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला में अंतर, फिर मैंने आईएमपी बनाया जैव निम्नीकरण एवं अजैव निम्नीकरण पदार्थ होते क्या हैं इनके बारे में बताना है। अपमार्जक क्या हैं ये ध्यान रखिएगा, जो अपघटक होते हैं वही अपमार्जक होते हैं। पारितंत्र में इनकी क्या भूमिका स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसके प्रमुख घटक जैव अजैव दोनों समझाने हैं। नेक्स्ट आ जाइए, उपभोक्ता उत्पादक क्या हैं, साथ में उपभोक्ताओं का वर्गीकरण करना है, प्राथमिक द्वितीय करने हैं और तृतीय करने हैं। नेक्स्ट आ जाइए, हमारे क्रियाकलाप वातावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं इसको देखना है। क्या होगा जब एक पोषक स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दिया जाए। आई होप, और ये बात ध्यान रखना है, क्या प्रूव योर सेल्फ टू योर सेल्फ नॉट अदर्स, अपने आप को प्रूव करिएगा। जय हिंद, जय भारत।